हेलो फ्रेंड्स, एग्री जीपीबी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग आईसीआर नेट की तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए जो आईसीआर नेट का सिलेबस है उसमें एक एक यूनिट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली जो यूनिट है ये है जनरल जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसका जो पहला टॉपिक है ये है मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और एक एक जो यूनिट है उन सब को जो है डिस्कस करेंगे। पूरा कंप्लीट जो है कोर्स हम आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो जो है हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नया अपडेट आपको जो है मिलता रहे। वीडियो को शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ में ताकि हम लोगों को जो है प्रोत्साहन मिले, ताकि और जो है वीडियो हम बना पाएँ। ठीक है, तो चलिए जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग को डिस्कस करना है सबसे पहले जो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस। पहला टॉपिक जो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है मेंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। मेंडल कौन थे, मेंडल का जन्म कब हुआ, मेंडल ने कौन कौन से कार्य किए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेंडल कौन थे। मेंडल जो है ऑस्ट्रियन चर्च में मोंक थे। ऑस्ट्रियन चर्च में मोंक थे। इनका जन्म जो है पूछा जाता है 22 जुलाई 1822 को हुआ था। 22 जुलाई 1822 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये पूछा जाता है। तो मोराविया नाम का एक गांव था, यहाँ पे हुआ था। मोराविया कहाँ पे था? मोराविया जो है ब्रून नाम के एक शहर में था। ब्रून कहाँ पे था? ब्रून जो है ऑस्ट्रिया नामक एक कंट्री है। ऑस्ट्रिया नामक एक कंट्री है, ब्रून वहीं पे एक शहर है। इस शहर के पास में मोराविया नाम का गांव है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया को अभी जो है चेकोस्लोवाकिया बोलते हैं। ऑस्ट्रिया को जो है अभी चेकोस्लोवाकिया बोलते हैं। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया बोलते हैं। तो ये हो गया इनका जन्म कहाँ पे हुआ, कब हुआ, कौन थे ये। ऑस्ट्रिया में जो है चर्च में ये मोंक थे। देखिए मोंक भी थे, इसके बाद जो है ये बन गए प्रीस्ट। प्रीस्ट जो है ये बने 1847 में, और इसके बाद 1868 में ये बन गए एब्डोट। 1868 में। तो ये जो एब्डोट होता है ये जो है चर्च में सबसे ऊंचे पद पे होता है। इसके बाद जो है प्रीस्ट होता है, सबसे निचले स्तर पे जो है मोंक होता है। ठीक है, तो जैसे मठ वगैरह में मठाधीश वगैरह होते हैं, पुजारी वगैरह होते हैं, उस तरीके से यहाँ पर भी होती है। तो ये जो है सबको सुपरवाइज करता है एब्डोट। तो लास्ट में जो है ये एब्डोट बन गए थे, और चर्च को जो है ये प्रकार जो भी एक्टिविटी होती है उनको मॉनिटर किया जाता है एब्डोट के द्वारा। ठीक है, तो अभी जो मेंडल है, मेंडल मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने 1843 में जो है चर्च को ज्वाइन किया था। 1843 में जो है इन्होंने चर्च को ज्वाइन किया था। 1847 में जो है ये प्रीस्ट बन गए थे। चर्च में जो है मोनास्ट्री में ये जो है प्रीस्ट बन गए थे। और चूंकि इनका पढ़ने लिखने में जो है मन लगता था तो 1851 में जो है इनको जो मोनास्ट्री अथॉरिटी है इनको यूनिवर्सिटी ऑफ वियना जो है भेज दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना जो है भेज दिया गया, जहाँ पे इन्होंने फिजिक्स पढ़ी। ये सब चीज़ें देखिए पूछी जाती हैं। 1851 में इनको यूनिवर्सिटी ऑफ वियना जो है भेजा गया, जहाँ पे इन्होंने फिजिक्स, मैथमेटिक्स और जो है इन्होंने फिलॉसफी जो है पढ़ी। मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे लेकिन फिर भी ठीक ठाक थे। ठीक है, 1854 में जो है ये रिटर्न हो गए फिर से जो है कहाँ पे, ब्रून। और ये एज ए साइंस टीचर के रूप में जो है ये काम करने लगे, पढ़ाने लिखाने लगे। 1857 में जो है इन्होंने पूरे यूरोप से मटर की वैरायटीज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। 1857 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं। 1857 में इन्होंने ऑल ओवर यूरोप से जो है मटर की अलग अलग वैरायटीज को कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया।
शुरुआत में इन्होंने 36 वैरायटीज को 2 ईयर तक जो है इन्होंने ग्रो किया था, 2 साल तक इन्होंने ग्रो किया। इसके बाद इन्होंने कुछ जो है सुपीरियर वैरायटीज को सेलेक्ट किया, मतलब 22 वैरायटीज जो इन्होंने सेलेक्ट किया। 22 वैरायटीज को 6 साल तक इन्होंने ग्रो किया, 6 ईयर तक जो है 22 वैरायटीज को ग्रो किया। शुरुआत में इन्होंने 20 से 25 कैरेक्टर की स्टडी की थी, शुरुआत में इन्होंने 20 से 25 कैरेक्टर की स्टडी किया था। लास्ट में जो है इन्होंने 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की। ये आपसे पूछा जाता है कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स की स्टडी की, तो 7 कैरेक्टर की स्टडी की। मेंडल का जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को हुआ। कहाँ पे हुआ? मोराविया में हुआ। ब्रोन नामक शहर था, जहाँ पे, कहाँ पे था? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया को अभी क्या बोलते हैं? चेकोस्लोवाकिया बोलते हैं। मेंडल कौन थे? मेंडल जो है चर्च में मोंक थे, ठीक है। तो ये हमने जो है मेंडल की हिस्ट्री एक प्रकार से जो है डिस्कस की। 20 से 25 कैरेक्टर में पहले स्टडी किया, इसके बाद जो है इन्होंने केवल 7 कैरेक्टर को चूज किया, उस पर जो है इन्होंने काम किया। 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे पूछा जाता है। सबसे पहला कैरेक्टर जो है देखिए प्लांट हाइट था, प्लांट हाइट पहला कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर कौन सा था? फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन। और तीसरा कैरेक्टर कौन था? मैच्योर पॉड शेप, मैच्योर पॉड शेप। चौथा कैरेक्टर कौन सा था? पॉड का, पॉड कलर। और ये कौन सा था? पॉड अनराइप, मतलब जो पका नहीं है, ये मैच्योर पॉड का है। पांचवा कौन सा हो गया? सीड कलर, सीड कलर या फिर हम कहें कॉटिलीडन कलर, कॉटिलीडन कलर। जब सीड कोट को हटा देते हैं तो अंदर जो हमको जो है सीड दिखता है उसको हम बोलते हैं सीड कलर या फिर कॉटिलीडन कलर। 6 नंबर पे कौन सा हो गया? सीड कोट कलर, सीड कोट कलर। और 7 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर हो गया? सीड शेप, सीड शेप। ये पूछा जाता है कौन कौन से कैरेक्टर, याद कर लीजिएगा। याद कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम पौधे की हाइट देखेंगे, पौधा देखेंगे तो पहले पौधे की क्या देखेंगे? हाइट देखेंगे। पौधा पहले जम गया, उसकी हाइट देखा हमने। उसके बाद पौधे में क्या आएंगे? फ्लावर आएंगे। तो फ्लावर जो है भाई टर्मिनल पोर्शन पे भी आ सकते हैं और एक्सिलरी पे भी आ सकते हैं, तो फ्लावर की पोजीशन हो गई। फ्लावर जब आ जाते हैं तो पॉड बनता है, तो यहाँ पे भाई पॉड इस तरीके से बन जाएंगी। तो पॉड का हम क्या देखेंगे? पॉड का शेप देखेंगे और पॉड का कलर देख लेंगे। इसके बाद पॉड के अंदर क्या रहेंगे भाई? दाने रहेंगे। तो दानों का कलर हो गया, मतलब सीड कलर हो गया, सीड कोट कलर हो गया और दानों का शेप हो गया। तो इस तरीके से जो है आप कैरेक्टर्स को मेमोराइज कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट कौन सा है? तो प्लांट हाइट में टॉल हो गया और ड्वार्फ हो गया। टॉल हो गया डोमिनेंट एंड ड्वार्फ हो गया रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन में एक्सिलरी और टर्मिनल, ठीक है। मैच्योर पॉड से ये जो है इन्फ्लेटेड हो जाएगा, मतलब उभरी हुई, और कंस्ट्रिक्टेड, सिकुड़ी हुई, कंस्ट्रिक्टेड, ये हो गया। पॉड कलर, पॉड कलर में क्या हो जाएगा? येलो और नहीं सॉरी, पॉड कलर में क्या हो जाएगा? ग्रीन और येलो, ग्रीन और येलो। ग्रीन जो है हो जाएगा आपका डोमिनेंट और येलो हो जाएगा रिसेसिव। सीड कलर, सीड कलर में यहाँ पे क्या हो जाएगा? येलो और यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। येलो यहाँ पे क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर और ग्रीन है रिसेसिव कैरेक्टर। सीड कोट कलर में क्या हो जाएगा? ग्रे और यहाँ पे हो जाएगा वाइट। ग्रे जो है क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर, वाइट क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर है। सीड शेप में क्या हो जाएगा? सीड शेप में राउंड हो जाएगा और व्रिंकिल्ड हो जाएगा, झुर्रीदार और यहाँ पे राउंड, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि ये जो हमने कैरेक्टर स्टडी कर ली, इनका हमने 7 कैरेक्टर स्टडी कर लिया, उनका डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट हमने देख लिया। ये आपका देखिए कैरेक्टर हो गया, और ये जो 2 है अल्टरनेटिव फॉर्म है कैरेक्टर के, ये क्या हो गए? ट्रेट हो गए। टॉल एंड ड्वार्फ, एक्सिलरी एंड टर्मिनल, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, ग्रीन एंड येलो, येलो एंड ग्रीन,
ग्रे एंड व्हाइट, राउंड एंड व्रिंकल्ड, ये सब क्या है? ट्रेट है। ये सब क्या है? कैरेक्टर है। कैरेक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम ट्रेट कहते हैं, जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को एलील कहते हैं। तो यहाँ पे एलील कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, समझ गए? तो अब देखिए, ये पूछा जाता है कि प्लांट हाइट का जो कैरेक्टर है, इसके लिए जो जीन कहाँ पे था? 4 नंबर क्रोमोसोम पे था। फ्लावर पोजीशन का जो जीन है ये 4 नंबर क्रोमोसोम पे था। मैच्योर पॉड शेप का जो जीन है वो 4 नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था। और पॉड कलर का जो जीन है ये 1 नंबर क्रोमोसोम पे। पॉड कलर नहीं भाई, पॉड कलर नहीं ना, सॉरी, मैच्योर पॉड से, हाँ पॉड कलर यहाँ पे 5 नंबर, ठीक है, सॉरी, पॉड कलर क्या हो जाएगा? 5 नंबर। अब देखिए, सीड कलर और कॉटिलेडन कलर ये हो जाएगा 1 नंबर पे, और सीड कोड कलर ये भी हो जाएगा 1 नंबर पे, और सीड शेप हो जाएगा 7 नंबर पे। तो इस तरीके से देखिए 4 नंबर पे हो गया क्या? प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन और मैच्योर पॉड शेप, ये 4 नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, इनके लिए जो जीन थे। पॉड कलर अनराइप, इसका जो है 5 नंबर क्रोमोसोम पे जीन था। सीड कलर और सीड कोड कलर का जो जीन है वो 1-1 नंबर पे, और सीड शेप का जो जीन है वो 7 नंबर क्रोमोसोम पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है आपसे, तो इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। मेंडल ने जो मटर का पौधा लिया, इसमें भाई मटर में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 14। तो यही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि 14 जो क्रोमोसोम होते हैं, 14 जो क्रोमोसोम होते हैं, उसमें 4 नंबर क्रोमोसोम पे, 5 नंबर क्रोमोसोम पे, 1 नंबर क्रोमोसोम पे और 7 नंबर क्रोमोसोम पे। कौन कौन से क्रोमोसोम इन्वॉल्व हुए? 4, 5, 1 और 7। तो 4 क्रोमोसोम, एक कुल मिला के जो है 4 तरीके के क्रोमोसोम जो है इन्वॉल्व हुए। क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 7। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि जब मेंडल ने कैरेक्टर स्टडी किए 7 कैरेक्टर, उनके लिए जो जीन थे वो कितने क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, तो आपको बताना रहेगा 4 क्रोमोसोम, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखें, पूछा जाता है। ये हो गया। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि मेंडल ने जो है 1857 में मटर की अलग अलग वैरायटी का कलेक्शन किया, ट्रायल लगाया, जैसा कि हमने आपको बताया कि 6 साल तक जो है 22 वैरायटी लगाई, 2 साल तक जो है 36 वैरायटी लगाई, 20 से 25 कैरेक्टर स्टडी किया, फिर 7 कैरेक्टर अल्टीमेटली स्टडी किया। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है 7 कैरेक्टर का पूछा जाता है, 7 ही कैरेक्टर बताइएगा, 20 से 25 कैरेक्टर मत बताइएगा, ठीक है। इसके बाद जो है मेंडल ने जो स्टडी किया उससे जो है इनका रिजल्ट आया। तो जो रिजल्ट आया, मेंडल ने 1865 में 8 फरवरी और 8 मार्च की 2 मीटिंग में जो है अपने पेपर्स को प्रेजेंट किया। 2 मीटिंग में अपने पेपर को प्रेजेंट किया। कहाँ पे मीटिंग हुई? ये हुई जो है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ब्रून की जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, इसकी जो है 2 मीटिंग हुई, और इन दोनों मीटिंग में जो है इन्होंने अपने पेपर को क्या किया भाई? प्रेजेंट किया। किस लैंग्वेज में प्रेजेंट किया? तो ये भी पूछा जाता है, जर्मन लैंग्वेज में जो है प्रेजेंट किया था। जर्मन लैंग्वेज में प्रेजेंट किया था। इनका जो पेपर था उसका नाम क्या था? ये भी पूछा जाता है। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रेजेंट किया, जर्मन लैंग्वेज में प्रेजेंट किया। कब प्रेजेंट किया? 8 फरवरी और 8 मार्च को प्रेजेंट किया, 1865 में प्रेजेंट किया, पूछा जाता है। पेपर का नाम क्या था? पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये पेपर का नाम था। जर्मन लैंग्वेज में प्रेजेंट किया, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रेजेंट किया, 8 फरवरी और 8 मार्च की 2 मीटिंग हुई, वहाँ पे प्रेजेंट किया। पेपर इनका पब्लिश कब हुआ? ये पूछा जाता है। पेपर इनका पब्लिश हुआ 1866 में। 1866 में जो है इनका पेपर पब्लिश हुआ, ये भी पूछा जाता है। 1866 में पब्लिश हुआ, 1865 में इन्होंने प्रेजेंट किया था।
अब ये जो 1866 में पब्लिश हुआ, ये कहाँ पे पब्लिश हुआ? ये प्रोसीडिंग्स में पब्लिश हुआ। ये जो है प्रोसीडिंग्स में पब्लिश हुआ। प्रोसीडिंग्स किसकी प्रोसीडिंग्स? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें पब्लिश हुआ। मेंडल ने जितना भी जो अपना वर्क किया, रिसर्च किया था, ये गार्डन पी पे काम किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा भाई, गार्डन पी पे इन्होंने काम किया था, ठीक है। फील्ड पी पे काम नहीं किया था, गार्डन पी पे काम किया था। टेबल पी पे काम किया था, जिसको बोलते हैं वेजिटेबल पी भी बोलते हैं। तो गार्डन पी पे इन्होंने काम किया, और इन्होंने किचन गार्डन में काम किया। इन्होंने जो है किचन मतलब अपने ही जो है गार्डन में इन्होंने वर्क किया। ये भी पूछा जाता है किचन गार्डन में क्या काम किया, गार्डन पी पे काम किया। जर्मन लैंग्वेज में जो है प्रेजेंट किया पेपर को। 1866 में पब्लिश हुआ, 1865 में जो है इन्होंने प्रेजेंट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। तो ये हो गया। अब जो मेंडल हैं इन्होंने इतना काम किया, ठीक है, मेंडल ने इतना काम किया। 1868 में जो है ये, जैसा कि हमने आपको अभी पीछे बताया भी, 1868 में जो है ये क्या बन गए? एब्डोड बन गए। एक प्रकार से मठाधीश जो है, जो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये बन गए, एब्डोड बन गए, उसमें बिजी हो गए, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ ना, 1866 में इनका जब पेपर पब्लिश हो गया, तो एक कार्ल नगेली नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इनको बताया कि आप हाक वीड वगैरह पे भी काम करिए, हाक वीड वगैरह पे काम करिए। इन्होंने हाक वीड पे भी काम किया। इन्होंने जो है राजमा पे भी काम किया, ये भी पूछा जाता है। इन्होंने राजमा पे भी काम किया, और इन्होंने हनी बी पे भी काम किया। हनी बी पे भी जो है इन्होंने काम किया। तो हाक वीड में जो है इनको जो है वो रिजल्ट नहीं मिले जो इनको पी पे मिले थे, राजमा पे मिले थे, हनी बी में मिले थे। तो ये जो है मेनली इनके जो रिजल्ट अच्छे आए थे वो पी पे आए थे, ठीक है, गार्डन पी। हार्ड वीड पे जो है इनको वो रिजल्ट नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि यहाँ पे होता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे एक प्रकार से मैटरनल चीज़ें आती हैं, दोनों मेल और फीमेल का कंट्रीब्यूशन रहता ही नहीं है, तो वो रिजल्ट जो है इनको नहीं मिले, ठीक है। तो ये अपने रिसर्च को लेकर के एक प्रकार से आश्वस्त जो है नहीं हो पाए, और इन्होंने जो है उसको आगे नहीं बढ़ाया, और ये जो है अपना चर्च में जो है बिजी हो गए। 1884 में जो है ये एक्सपायर कर गए, 1884 में एक्सपायर कर गए। इतनी मेहनत किया लेकिन उसके बाद जो एक्सपायर हो गया, इनके जो है वर्क को क्रेडिट नहीं मिला। तो यहाँ से अब कुछ क्वेश्चन और आते हैं कि मेंडल का जो वर्क है उसको उनके जीते जी क्रेडिट क्यों नहीं मिला। क्रेडिट इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस समय जो डार्विन थे, डार्विन उस समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और उन्होंने जो है नेचुरल जो सिलेक्शन बताया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसमें जो है सब लोग व्यस्त थे। उस समय वो विवाद चल रहा था, सारे वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक उसी में जो है व्यस्त थे, तो इनके काम को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया। दूसरे, इन्होंने जब हार्ट बीट पे काम किया, एपोमिक्सिस था, तो सेम रिजल्ट मिले नहीं, तो ये थोड़ा सा आश्वस्त हुए नहीं, तो डाउन हो गए उसकी वजह से। नेक्स्ट जो रीजन था ये था कि इन्होंने अपने फाइंडिंग्स में जो है मैथमेटिक्स का यूज किया था, और बायोलॉजी में उस समय मैथमेटिक्स का जो यूज है उससे लोग अवेयर नहीं थे, तो उसके वजह से इनके काम को जो है इनके जीते जी जो है पहचाना नहीं गया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों सिलेक्ट किया अपने काम के लिए। तो मटर का जो पौधा है, देखिए ये क्या है कि इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, सबसे पहली चीज़ तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, टाल, ड्वार्फ, ग्रीन, येलो, येलो ग्रीन, और इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड, राउंड, व्रिंकल्ड, मतलब बिल्कुल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने जो है इसको सेलेक्ट किया। दूसरा जो कारण था, इजीली जो है इनको मटर की वैरायटी मिल गई, प्योर लाइन्स। नेक्स्ट जो है, फ्लावर बड़े बड़े होते हैं, तो इमैस्कुलेशन एंड क्रॉसिंग जो है इजी रहता है, जिसकी वजह से इन्होंने मटर के पौधे को लिया।
लाइफ साइकिल थोड़ा सा शॉर्ट होती है, और सेल्फ पॉलिनेशन हमको कंट्रोल कंडीशन में नहीं कराना पड़ता है, सेल्फिंग जो है हो जाती। पौधा आपने लगा दिया क्योंकि हाईली सेल्फ फंडेड फसल है, क्रॉप है, तो इसके वजह से जो है इन्होंने इन सारे लक्षणों की वजह से इन्होंने जो है मटर के पौधे को सेलेक्ट किया। ये भी पूछा जाता है, इसमें से आप जो है देख लीजिए। नेक्स्ट जो है, मेंडल से पहले के भी कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने काम किया, तो वो क्यों सफल नहीं हुए, ये भी पूछा जाता है। मेंडल क्यों सफल हुए? मेंडल एक प्रकार से सफल तो हुए क्योंकि इन्होंने भाई नियम बनाए, दो फंडामेंटल जो है प्रिंसिपल जो है बना दिए इन्होंने, इसके वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी गई, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इनके जो पहले, ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही जो है काम किया, इनसे पहले जो है इनसे पहले 1676 में जो है मिलिंगटन नाम के एक वैज्ञानिक थे, मिलिंगटन। इन्होंने जो है ये पाया था कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इसका जो रिपोर्ट है मिलिंगटन नाम के वैज्ञानिक ने 1676 में जो है पाया था। और इन्होंने जो है ग्रीव, ये मिलिंगटन जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे मिलिंगटन। तो इन्होंने 1676 में ये पाया, और इन्होंने एक ग्रीव नाम के वैज्ञानिक थे, ग्रीव नाम के वैज्ञानिक थे, इनको जो है इन्होंने ये चीज़ बताई कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सकते हैं। ग्रीव ने जो है इसको प्रूव किया, ग्रीव ने इसको जो है प्रूव किया कि जो मेल मतलब जो पॉलन ग्रेन्स है वो ही जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अच्छा, एक जो है दूसरे वैज्ञानिक आए कैमेरेरियस, कैमेरेरियस ने ये देखा कि मक्के में क्या है कि अगर पॉलन ग्रेन्स जो है या फिर जो डस्ट है वो अगर सिल्क पे नहीं गिरती है तो सीड सेट नहीं होता है। जब सीड सेट नहीं होता तो इन्होंने कहा कि भाई पॉलन का जो है डस्टिंग बहुत ज़रूरी है, मतलब क्रॉसिंग एक प्रकार से ज़रूरी है। तो एक प्रकार से सेक्स जो है किसने खोजा पौधों में? सेक्स जो है कैमेरेरियस ने खोजा। कब? 1694 में। 1694 में जो है कैमेरेरियस ने जो है सेक्स खोजा। मिलिंगटन और ग्रीव, हालांकि ग्रीव का ही जो है दिया जाता क्योंकि ग्रीव ने इसको डिस्क्राइब किया था कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो मेल जो है पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो ये जो है फाइंडिंग्स देखिए इन्होंने जो है कि इतना काम तो इन्होंने भी किया लेकिन किसी प्रकार के प्रिंसिपल जो है ये बना नहीं पाए। ठीक है, इसके बाद जो है 1717 में जो है फेयर चाइल्ड नाम के एक वैज्ञानिक आए। फेयर चाइल्ड ने क्या किया? फर्स्ट जो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बनाया। बताइए, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड मतलब दो अलग अलग स्पीसीज में इन्होंने जो क्रॉस करा दिया। और वो जो अलग अलग स्पीसीज थी वो कौन सी थी? एक तो इन्होंने कार्नेशन का जो है क्रॉस किया, किससे? कार्नेशन का क्रॉस कर दिया स्वीट विलियम से, स्वीट विलियम। ठीक है, स्वीट विलियम क्या है, कार्नेशन क्या है? ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये जो है फ्लावरिंग प्लांट है, सीजनल प्लांट है कार्नेशन एंड स्वीट विलियम। ये विंटर सीजन के जो है फ्लावरिंग प्लांट है। तो इन्होंने इसमें क्रॉस किया, इसको जो है डायंथस कैरियोफाइलस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डायंथस बारबेटस, डायंथस कैरियोफाइलस एंड डायंथस बारबेटस। तो देखिए यहाँ पे जीनस क्या है? सेम है, स्पीसीज क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे क्रॉस को क्या बोलेंगे? इंटर स्पेसिफिक क्रॉस। तो इंटर स्पेसिफिक क्रॉस इन्होंने बनाया था, लेकिन ये जो क्रॉस था ये स्ट्राइल था। ये क्या था? स्ट्राइल था, सक्सेस एक प्रकार से नहीं था, फर्टाइल हाइब्रिड नहीं था। क्योंकि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड मोस्टली क्या होते हैं? स्टाइल होते हैं, आपको पता है। तो इसी की वजह से इसको जो है इस हाइब्रिड को क्या कहा गया? फेयरचाइल्ड्स म्यूल मतलब खच्चर, फेयरचाइल्ड्स म्यूल। 1717 में जो है इन्होंने बनाया। अब देखिए 1717 में मेंडल कब जन्म लिए? 1822 को। 1717 में ही भाई साहब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बना के चले गए थे, लेकिन रूल नहीं बना पाए, तो इसलिए जो है इनका नाम नहीं हुआ। अब देखिए 1717 में इन्होंने तो बनाया, इन्होंने तो स्टाइल हाइब्रिड बनाया है,
1760 से लेकर के 1766 तक जो है, 1760 से लेकर के 1766 तक एक्सटेंसिव हाइब्रिडेशन किया गया, एक्सटेंसिव हाइब्रिडाइजेशन किया गया। किसमें? टोबैको में। किसके द्वारा? कोलरियूटर नाम की एक साइंटिस्ट थी, कोलरियूटर नाम की एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1760 से लेकर के 1766 तक जो है बहुत व्यापक तौर पे जो है इन्होंने क्रॉसिंग टोबैको में किया, तम्बाकू में किया, और बहुत सारे जो है हाइब्रिड जो इन्होंने बनाए, और ये देखा कि जो F1 है उसमें जो है दोनों पेरेंट्स के लक्षण जो है आते हैं। F1 जो होता है सुपीरियर होता है, F2 में जो है वेरिएबिलिटी देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने कोलरियूटर ने रिपोर्ट किया। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों ये सब फेल हुए। ये सब इसलिए फेल हुए क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लक्षणों को एक साथ स्टडी कर लिया, बहुत सारे लक्षणों को एक साथ स्टडी कर लिया, और इन्होंने पेशेंस के साथ में हर चीज़ को लिखने की आदत नहीं डाली। हर चीज़ का क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इसका क्रॉस कर रहे हैं, क्या आ रहा, इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से ये सब फेल हो। मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने एक कैरेक्टर की स्टडी एक टाइम पे किया। जब उसकी स्टडी कर लिया तो फिर दो कैरेक्टर का देखा, मतलब पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जो इन्होंने स्टडी किया, एक एक कैरेक्टर की स्टडी किया, बाद में दूसरे कैरेक्टर को स्टडी किया, और इंटरप्रिटेशन जिसको कहते हैं उनको इंटरप्रिटेट भी किया, जो है उसको एक रिटर्न फॉर्मेट में लेकर के आए। तो वो ये सब काम नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से ये जो है फेल हो गए। मेंडल जो है सक्सेस हो गए। अब मेंडल भाई 1884 में जो है एक्सपायर हो गए, लेकिन 1900 में जो है 1900 में 1900 में देखिए 1884 में मेंडल एक्सपायर हो गए, लेकिन 1900 में जो है तीन वैज्ञानिक अलग अलग कंट्री में काम करते हुए, देखिए एक जगह नहीं, अलग अलग कंट्री में काम करते हुए। तो इसमें कौन से थे? 1900 में जो है ह्यूगो डी वरीज, ह्यूगो डी वरीज, ये हॉलैंड के थे, हॉलैंड में काम कर रहे थे भाई साहब, ठीक है। कॉर्न कॉरेंस, कॉर्न कॉरेंस, ये जर्मनी में काम कर रहे थे भाई साहब, ठीक है। और एरिक वॉन सर्मेक, एरिक वॉन सर्मेक, ठीक है। एरिक वॉन सर्मेक जो है ये ऑस्ट्रिया के ही थे, जहाँ पे मेंडल थे, ऑस्ट्रिया के ही थे। अब ये देखो अलग अलग कंट्री में इन्होंने जो है काम किया। 1900 में सेम फाइंडिंग पे पहुंचे, जिस फाइंडिंग पे मेंडल जो है पहुंचे थे 1865 में, उसी सेम फाइंडिंग पे जो है ये भी पहुंचे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको सीखने को मिलती है, जो लिखने का जो इम्पोर्टेंस होता है वो बहुत बड़ा होता है। मेंडल ने चूंकि लिखी थी चीज़ें, उन्होंने प्रेजेंट किया था, इसी के वजह से जब इन्होंने अपने काम को, इन तीनों वैज्ञानिकों ने अपने काम को जब साइंटिफिक कम्युनिटी के पास रखा कि भाई ये हमने पाया है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने देखा कि भाई मेंडल तो ये पहले पता चले गए। तब पता चला कि मेंडल ने बहुत बड़ा जो है काम एक प्रकार से किया था, और तब जाकर के मेंडल के काम को क्रेडिट मिला। तब फिर क्या कहा गया कि मेंडल को जो है उपाधि दे दी गई फादर ऑफ जेनेटिक्स की, फादर ऑफ जेनेटिक्स की, फादर ऑफ जेनेटिक्स की जो है उपाधि किसको दे दी गई? मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगोर जॉन मेंडल, इनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि जो है दे दी गई, ठीक है। तो 1884 में जो है ये मरे, 16 साल बाद, इनकी डेथ के 16 साल बाद, ठीक है, तब जाकर के इनके जो है काम को क्रेडिट मिला और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की जो है उपाधि दी गई। यहाँ पर तीन वैज्ञानिक का जो जिक्र हम कर रहे हैं, एक वैज्ञानिक जो है और थे जो मेंडल के वर्क को काफ़ी ज़्यादा फेमस बनाए, उनका नाम था विलियम बेटेसन, विलियम बेटसन, विलियम बेटसन, इंग्लैंड के थे, विलियम बेटसन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है
1901 में 1901 में इन्होंने क्या किया, एक जर्नल निकाला, जर्नल ऑफ जेनेटिक्स। एक तो काम ये किया, और इन्होंने जो है 1901 के करीब ही जो है, जो मेंडल का वर्क है, इन्होंने, विलियम बेटसन ने क्या किया, इनके वर्क को जर्मन लैंग्वेज, जैसा कि हमने आपको बताया जर्मन में मेंडल ने प्रेजेंट किया था, जर्मन से जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। जब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया तो जो मेंडल का वर्क था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी में आ गया, जिसके वजह से लोगों ने जो है उसको देखा समझा और मेंडल को जो है एक क्रेडिट मिल पाया। ठीक है, 1910 में जो है, सॉरी 1905 में जो है बेटसन के द्वारा जेनेटिक्स टर्म दिया गया। 1905 में बेटसन के द्वारा जो है जेनेटिक्स टर्म दिया। बेटसन ने और भी टर्म दिए। F1 जो टर्म है ये बेटसन के द्वारा दिया गया। एलिलोमार्फ जो टर्म है ये बेटसन के द्वारा दिया गया। हेट्रोजाइगोट जो टर्म है बेटसन के द्वारा दिया गया। होमोजाइगोट जो टर्म है बेटसन के द्वारा दिया गया। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे टर्म जो है ये बेटसन के द्वारा ही जो है दिए गए। समझ गए? तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो ईयर हमने मेंशन किया है, जर्नल ऑफ जेनेटिक्स कब इन्होंने प्रेजेंट किया या फिर कब जो है इन्होंने इसको निकाला, इसको थोड़ा सा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, राइट ईयर, हालांकि यही होगा। ठीक है, तो ये हो गया, बेटसन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। मेंडल क्यों सक्सेस हुए, क्यों जो है इनके काम को इनके जीते जी क्रेडिट नहीं मिल पाया, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब मेंडल ने जो दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए थे जिसके वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। मेंडल ने देखिए दो लॉ दिए थे। पहला जो है लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा लॉ है जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दो लॉ जो इन्होंने दिया। इंटर की बुक में जो है आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस में मिल जाता है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं है। उन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव एक प्रकार से बताया था कि कुछ कैरेक्टर जो हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, जो प्रभावी होते हैं, कुछ कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होते हैं, वो रिसेसिव होते हैं। लेकिन उसका कोई उन्होंने जो है प्रिंसिपल नहीं दिया, वो प्रिंसिपल है भी नहीं। उन्होंने एक प्रकार से थ्योरी हम कह सकते हैं दिया था, लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि डोमिनेंसी का बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, स्यूडो डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, बहुत सारा एक्सेप्शन है। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये यूनिवर्सल लॉ है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है यूनिवर्सल लॉ है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी जो है कहीं ना कहीं मार्क खा जाता है, क्योंकि जो लिंकेज है, लिंकेज में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम नहीं करता है, नहीं करता। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। F1 में गैमीट बनते समय, अभी बताएंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता क्या है। तो अब चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या। पहला जो है नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी बोलते हैं। प्योरिटी ऑफ गैमीट, प्योरिटी ऑफ गैमीट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है इन्होंने क्या किया, मेंडल ने जो है एक प्लांट लिया टॉल और दूसरा प्लांट लिया ड्वार्फ। जैसा कि पहला कैरेक्टर मेंडल का यही था, प्लांट हाइट। तो टॉल के लिए इन्होंने जो है मान लीजिए कैपिटल टी रखा, और ड्वार्फ के लिए जो है इन्होंने स्मॉल टी रखा। इन्होंने जो है यहाँ पे जीन या एलील नहीं कहा था, इन्होंने फैक्टर कहा था कि कोई फैक्टर है जो काम कर रहा है। ठीक है, कोई फैक्टर है जो कि पौधे को लंबा बना रहा है और पौधे को बौना बना रहा है, ये इन्होंने कहा। ठीक है, कोई फैक्टर है। तो जब इन्होंने टॉल का जो है क्रॉस किया, इनको ये तो दिख नहीं रहा था
इनको तो केवल टॉल एंड ड्वार्फ पौधे ही दिख रहे थे, जीन के बारे में तो इनको कुछ आइडिया था नहीं। तो जब टॉल एंड ड्वार्फ को जब इन्होंने क्रॉस किया तो यहाँ पे इनको क्या मिल गया भाई, टॉल मिल गया। ये क्या है, F1। अब इनको फिर से टॉल मिल गया, तो अब ये कंफ्यूज हो गए कि भाई ये जो ड्वार्फ था ये कहाँ चला गया। F1 में इनको सभी जो है टॉल 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 मिल गए, क्योंकि इन्होंने तो टॉल एंड ड्वार्फ दोनों लिया था, लेकिन F1 में इनको केवल और केवल टॉल मिल गया, ड्वार्फ मिला ही नहीं, तो परेशान हो गए। अब कहे भाई ये गया कहाँ। तो अब अगर हम मान लें, ये तो एक प्रकार से गेस करके बनाया गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी आएगा गैमीट में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल टी आ जाएगा। तो यहाँ बनेगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इन्होंने बाद में गेस किया कि यहाँ पे, यहाँ से आया होगा ये वाला फैक्टर, यहाँ से आया होगा ये वाला फैक्टर, रिसेसिव और डोमिनेंट आया होगा, ये इन्होंने गेस किया। तो इन्होंने कहा, अब यहीं पे देखिए नियम बन जाएगा, यही इसको समझिए, यहीं पे जो इन्होंने नियम बना दिया कि यहाँ पे देखिए टाल जो है सब मिल गए, ड्वार्फ कहीं गायब हो गया। अच्छा एक स्टेप और चलते हैं, जब इन्होंने इसमें सेल्फिंग किया, जब इन्होंने इसमें सेल्फिंग किया तो इन्होंने देखा कि हमको जो है टॉल भी पौधे मिल रहे हैं और ड्वार्फ भी मिल रहा है। अब ये जो है और कंफ्यूज हो गए, भाई ये ड्वार्फ आया कहाँ से। तो फिर इन्होंने बताया कि यहाँ पे ये जो ड्वार्फ है ना, जो टॉल है, इसमें दोनों तरीके के, इसका भी जो है फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, और ये फैक्टर जो है अलग हो जाते हैं, ये फैक्टर जो है अलग हो जाते हैं और अलग अलग इंडिविजुअल में चले जाते हैं। समझ लेते हैं इसको। तो इन्होंने क्या बताया कि जब दो एलिलोमार्फ, एक ही जीन के दो एलिल्स जब कंट्रास्टिंग एलिल्स F1 में साथ साथ आते हैं, F1 में साथ साथ आते हैं, तो ये साथ साथ रहते हैं बिना किसी एक दूसरे को प्रभावित किए हुए, बिना किसी एक दूसरे को प्रभावित किए हुए। मतलब ये एक प्रकार से पार्टिकल की तरह रहते हैं, ये एक तरीके से पार्टिकल की तरह रहते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ठोस पार्टिकल की तरह रहते हैं। इसी को पार्टिकुलेट इनहेरिटेंस भी कहा गया, पार्टिकुलेट इनहेरिटेंस भी जो है इनहेरिटेंस भी कहा गया, ठीक है, पार्टिकुलेट इनहेरिटेंस भी कहा गया। तो इन्होंने कहा जब दो कंट्रास्टिंग एलिल्स F1 में आते हैं एक ही जीन के, वो साथ साथ रहते हैं, लेकिन F1 में गैमीट बनते समय, क्योंकि इसमें जब सेल्फिंग करेंगे तो भाई गैमीट बनेगा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनेगी। तो यहाँ पे F1 में गैमीट बनते समय जो ये एलिल्स हैं, ये एक दूसरे से कंप्लीटली क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से कंप्लीटली जो है अलग हो जाते हैं और अलग अलग इंडिविजुअल में चले जाते हैं। जैसे भाई यहाँ पे F2 में क्या बनेगा, F2 में अगर हम इसको चक्कर बोर्ड बनाए इस तरीके से, तो यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, तो यहाँ कैपिटल टी कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये अलग अलग इंडिविजुअल में चले गए। तो ये तीन जो है क्या बन गए, टॉल, और एक क्या बन गया, ड्वार्फ बन गया। फिनोटाइप अगर देखिए, जीनोटाइप क्या है, एक कैपिटल टी, दो जो है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी स्मॉल टी। वही चीज़ हमने यहाँ पे रखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ पे जो ये गैमीट बना है, ये जो है कैपिटल टी के लिए बिल्कुल प्योर है, ये स्मॉल टी के लिए बिल्कुल क्या है, प्योर है। तो इसीलिए इसको जो है कहा गया लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी जो है कहा गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो आएगा 3:1, मतलब 3 टॉल और एक जो है ड्वार्फ आएगा। तो इन्होंने मतलब एक रेशियो को देख करके, प्लांट्स को देख करके एक जो है उसकी इंटरप्रिटेशन किया कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, इसका भी फैक्टर यहाँ आ रहा है, इसका भी फैक्टर आ रहा है, एक साथ रह रहे हैं बिना किसी एक दूसरे को प्रभावित किए हुए। अगर प्रभावित करते तो यहाँ पे ये अलग अलग ना होते, यहाँ पे हमको ड्वार्फ ना मिलता। ये इनकी थिंकिंग थी, सोच थी, उसी को इन्होंने जो है एक प्रिंसिपल के फॉर्म में जो है बना दिया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सीधे सीधे है, at the time of gamete formation in F1 generation, at the time of gamete formation in F1 generation, both the alleles of a particular gene
gene separate completely from each other, separate completely from each other and pass on to different individuals or gametes, passed on to different gametes. This is known as law of segregation. And since each gamete is pure for particular allele, then so it is known as law of purity of gamete. So it is also known as law of purity of gamete. ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आ गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? जब एक ही जीन के दो कंट्रास्टिंग एलील F1 में साथ साथ आते हैं तो ये साथ साथ रहते हैं बिना किसी एक दूसरे को प्रभावित किए हुए, लेकिन प्रभाव केवल प्रभावी विकल्पी का रहता है। F1 में गैमीट बनते समय ये जो एलील है ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग अलग गैमीट में चले जाते हैं। इसी को हमने क्या कहा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि मेंडल की क्या खासियत थी, पहले एक कैरेक्टर को स्टडी करना, उसके बाद दो कैरेक्टर को पेयर में लेना। तो मेंडल ने फिर यही काम किया। बाद में मेंडल ने जो है अब क्या किया भाई, दो कैरेक्टर को साथ में ले लिया। तो दो कैरेक्टर कौन से थे? जैसे हम जो है हाइट ले लिया, टाल ले लिया। अब सीड का जो कलर था वो हम ले लेते हैं क्या? येलो। एक तो हाइट ऐसा पौधा लिया जिसमें हाइट टॉल है, सीड का कलर क्या है? येलो है। दूसरा पौधा लिया उसमें हाइट क्या है? ड्वार्फ है, सीड का कलर क्या है? ग्रीन है। मतलब दोनों कैरेक्टर क्या है? रिसेसिव कंडीशन में। तो यहाँ पे बना लेते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। रिसेसिव के लिए हमने जो है इसको रिसेसिव से प्रदर्शित कर दिया। अब जब यहाँ पे गैमीट बनेगा तो यहाँ कैपिटल टी कैपिटल वाई बनेगा, यहाँ पे गैमीट बनेगा स्मॉल टी स्मॉल वाई बनेगा। ये दोनों क्या होंगे भाई? फ्यूज हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या आ जाएगा भाई? F1 आ जाएगा। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। पहला वाला क्या था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या है? हम जब एक कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस करेंगे, मतलब हम ऐसे पेरेंट्स यूज करेंगे जो कि केवल सिंगल कैरेक्टर के लिए डिफरेंट हो, तो ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। यहाँ पे जो पेरेंट इन्वॉल्व हुए हैं ये दो कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट है, बाकी सारे कैरेक्टर सेम है। हाइट के लिए और सीड कलर के लिए दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है या फिर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। मतलब एक मोनो हाइब्रिड पे नहीं बेस्ड है। मोनो हाइब्रिड पे कौन सा बेस्ड है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हालांकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हर जगह काम करता है, यहाँ पर भी काम करेगा, अभी समझेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है आपसे पूछा जा सकता है विच लॉ इज यूनिवर्सल। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो यूनिवर्सल है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है यूनिवर्सल नहीं है। और लॉ ऑफ जो डोमिनेंस जो है इंटरव्यू वगैरह की बुक में पढ़ाया जाता है वो तो है ही नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि जब हम टॉल येलो का क्रॉस जो है ड्वार्फ ग्रीन वाले पौधे से कर रहे हैं तो यहाँ F1 में इनको क्या मिल रहा है? F1 में टॉल एंड येलो ही जो है मिल रहा है, टॉल येलो मिल रहा है। F2 में जो है इनको 9:3:3:1 के रेशियो में जो है इनको अलग अलग जो है इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं फिनोटाइप रेशियो। और जीनोटाइप जो रेशियो है 1:2:1:2:4:2:1:1 ये मिल रहा है। 121 242 121 ये जीनोटाइप मिल रहा है और ये जो है फिनोटाइप मिल रहा है, ये मिला। अभी जो है बनाएंगे चेकरबोर्ड। तो अब होता क्या है डिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हम लोग समझ लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ लिया कि एक ही जीन के जो एलील है वो एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग हो रहे हैं, वही क्या हो गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है, ये हम यहाँ पे पहले मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? दो जीन है, एक तो हाइट का और दूसरा जो है सीड के कलर का। तो इन्होंने बताया कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो यहाँ पर भी ऑपरेट करेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जैसा कि हमने बताया यूनिवर्सल है,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर भी चलेगा। तो उन्होंने कहा एक जीन का जो सेग्रीगेशन है वो दूसरे जीन के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट होगा। एक जीन का जो सेग्रीगेशन है वो दूसरे जीन के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट होगा। इसी को क्या कहेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। समझिए मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि कैपिटल टी जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल टी जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। इसी तरीके से स्मॉल टी जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल टी जो है स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल वाई कैपिटल टी के साथ भी जा सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल टी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई कैपिटल टी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई स्मॉल टी के साथ भी जा सकता है। तो यहाँ पे 4 तरीके के गैमीट जो है बन जाएंगे और इनके पास इक्वल जो है चांस रहेगा कि ये एक दूसरे के साथ चले जाएं। इसी को क्या कहेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये जो रेशियो बनेगा 1:1:1:1, ये गैमीट बनेंगे। अब यही गैमीट मेल में भी बनेंगे, यही गैमीट फीमेल में बनेंगे जब हम सेल्फिंग की बात करेंगे। यहाँ पे जब हम सेल्फिंग करेंगे तो F2 जनरेशन आएगा, जैसे अभी मोनोहाइब्रिड में हमने किया था तो F2 जनरेशन आई थी। यहाँ पर भी हम F2 जनरेशन के लिए क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे इसमें तो F2 जनरेशन आएगी। तो F2 जनरेशन बना लेते हैं हम लोग, ये F1 हो गया। F2 जनरेशन में क्या होगा, मार्कर गिर जा रहा है बार बार, चेकर बोर्ड बना लेते हैं। मेल और ये फीमेल। इंक थोड़ा सा कम हो गई है तो यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, कैपिटल टी कैपिटल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल टी कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई। ठीक है भाई, मेल में भी वही गैमीट और फीमेल में भी वही गैमीट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेल्फिंग कर रहे हैं, उसी का जो है पॉलन उसी के स्टिग्मा पे डाल रहे हैं। तो क्योंकि सेम प्लांट है तो मेल में भी वही गैमेट बनेंगे और फीमेल में भी वही गैमेट बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेल्फिंग से क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे देखिए कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल वाई। तो ये देखिए 16 तरीके के कॉम्बिनेशन जो है बन जाएंगे। वहाँ पे कैसे बने थे, मोनोहाइब्रिड में 4 तरीके का कॉम्बिनेशन, मतलब 4 जो है टोटल जीनोटाइप्स बनी थी, यहाँ पे कितने 16 जीनोटाइप्स बनेंगे। तरीके की अगर बात करेंगे, देखो मोनोहाइब्रिड में क्या 2 तरीके के बने थे केवल ना, टाल और ड्वार्फ तो बना था ना, 2 तरीके के बनेंगे, मतलब 4 टोटल इंडिविजुअल्स बनेंगे F2 में। यहाँ पे क्या है 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तरीके की अगर बात करेंगे तो देखिए टोटल तरीके कितने बनेंगे, 4 तरीके बनेंगे। रेशियो क्या आएगा, 9:3:1। तो ये एक तरीके की हो गया, दूसरा तरीके की, तीसरा तरीके की, चौथा तरीके की, अभी डिस्कस करेंगे। देखिए ये कैसा होगा, ये होगा टाल येलो, ठीक है, कैपिटल टी है, कैपिटल वाई है, तो यहाँ टाल येलो हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए कैपिटल टी है तो यहाँ टाल हो जाएगा, यहाँ कैपिटल वाई है, एक भी अगर रहेगा, एक डोज भी रहेगा तो क्या हो जाएगा,
येलो ही रहेगा, तो यहाँ भी येलो हो जाएगा, टॉल येलो। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टॉल येलो हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टॉल येलो हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए टॉल येलो हो जाएगा, यहाँ पर भी टॉल येलो हो जाएगा, यहाँ पर भी जो है टॉल येलो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए टॉल ग्रीन हो जाएगा, टॉल ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल वाई है, तो इसको हम इस तरीके से कर देते हैं ताकि पहचान में आ जाए, टॉल ग्रीन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी है, कैपिटल वाई भी है, तो यहाँ टॉल येलो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल टी तो है लेकिन स्मॉल वाई है, तो टॉल ग्रीन हो जाएगा, तो इसको भी हम गोले में कर देते हैं, पहचान में आ जाएगा ये। ठीक है, ये और ये टॉल ग्रीन हो गए दोनों। अब यहाँ पे देखिए टॉल येलो हो जाएगा, टॉल येलो हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो स्मॉल टी आ गया, ये हो जाएगा ड्वार्फ। और यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई है तो येलो हो जाएगा, ड्वार्फ येलो हो जाएगा। इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर देते हैं कि पहचान में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये ड्वार्फ येलो, इसको भी अंडरलाइन इस तरीके से कर देते हैं, पहचान में आ जाएगा। ये देखिए टॉल हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे स्मॉल वाई तो ये हो जाएगा ग्रीन, टॉल ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ड्वार्फ, ये हो जाएगा ड्वार्फ और येलो हो जाएगा, ड्वार्फ और येलो हो जाएगा। इसको भी ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं, ड्वार्फ येलो। ये क्या हो जाएगा, ड्वार्फ और ग्रीन हो जाएगा, ड्वार्फ और ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल टी ड्वार्फ हो गया, स्मॉल वाई ग्रीन हो गया। तो अब देखिए टॉल येलो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए ये 9 जो रेशियो आया है किसका आ गया, टॉल येलो का आ गया। टॉल येलो कितने हो गए, 9, 9 जो है टॉल येलो हो गया। अब वो जो रेशियो लगा 3, 3 किसका है, देखिए 1 2 और टॉल ग्रीन ये है। तो कितने हो गए, 3, क्या हो गए, टॉल ग्रीन हो गए। फिर 3 किसका है, ड्वार्फ येलो का है, ड्वार्फ येलो का हो जाएगा। और एक जो बच्चा ये क्या हो जाएगा, ड्वार्फ ग्रीन हो जाएगा। तो देखिए अब कितने तरीके बने यहाँ पे, एक तो देखिए टॉल येलो हो गया, दूसरा हो गया टॉल ग्रीन, तीसरा हो गया ड्वार्फ येलो और चौथा हो गया ड्वार्फ ग्रीन। तो 4 तरीके टोटल बनेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है उसका जो F2 पॉपुलेशन है उसमें कितने तरीके के इंडिविजुअल्स बनेंगे, तो 4 तरीके के बनेंगे, तो 16 टोटल, लेकिन तरीके कितने होंगे, कितने तरीके होंगे, तो 4 तरीके होंगे। जीनोटाइप इनका क्या बनेगा, जीनोटाइप देख सकते हैं आप। जीनोटाइप देखिए कैपिटल वाई केवल और केवल क्या है, एक ही है, तो 1 हो गया। कैपिटल वाई रेशियो लगा देंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये देखिए कितने हैं, इनको हम क्या करते हैं, मिटाते हुए चलते हैं, ये मिटा देते हैं, ये हमने लिख लिया। अब देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 3 मतलब डोमिनेंट, एक जो है रिसेसिव। तो ये हम लिख लेते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई ना। तो ये हमने 1 मिटाया और ये हमने 2 मिटाया, 2 मिटाया, 2 मिटाया, 2 मिटाया, 2 मिटाया, 2 मिटाया, 2। ठीक, तो ये क्या हो गया, 2, ये 2 हो गए। ये भी मिटा देते हैं ऊपर, ठीक है, ताकि स्पेस हो जाए, क्योंकि बोर्ड जो है छोटा है थोड़ा सा। वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये हो गए 2। अब देखिए क्या बच रहा है,
अब ये बच रहा है यहाँ पे, देखिए कैपिटल टी था भाई ना, मिस हो रहा है कैपिटल टी। यहाँ पे देखिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, इस तरीके का कॉम्बिनेशन कहाँ पे है, यहाँ हम लिख लेते हैं रेशियो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई। तो ये हमने एक मिटा दिया, एक मिटा दिया, और एक मिटा दिया भाई, एक मिटा दिया, दो मिटा दिया, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, देखिए मैच कर रहा है ना। तो ये हमने दो मिटा दिया। इसके बाद देखिए ये हो जाएंगे कितने, दो, दो हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्या बचता है, रेशियो लगा देंगे, ये बचता है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये कितने हैं देखिए, कैपिटल टी, स्मॉल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये मिटा दिया एक, और ये मिटा दिया दो, और ये मिटा दिया तीन, और ये मिटा दिया चार। चार है भाई, ये कितने हो गए, चार। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा, नेक्स्ट देखिए बच्चा है कैपिटल टी, स्मॉल वाई। लिख लेते हैं कैपिटल टी, स्मॉल वाई कितने हैं देख लेते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल वाई। एक मिटा दिया भाई, इसके बाद नहीं, तो एक ही है, यहाँ पे एक लिख दिया, ठीक है, एक लिख दिया। अब क्या बचा, देखिए ये बचा कैपिटल टी, स्मॉल वाई, मतलब एक केवल डोमिनेंट, बाकी सब रिसेसिव। इस तरीके का हमने एक मिटा दिया, एक मिटा दिया, और ये हमने दो मिटा दिया, हमने दो मिटा दिया, कितना हो जाएगा, दो। फिर रेशियो हम लगा देते हैं, बचा क्या, रेशियो लगा के स्मॉल टी और कैपिटल वाई लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल टी, कैपिटल वाई कितना है, एक ही है, ये भी हो गया एक, ये मिटा देते हैं। इसके बाद देखिए क्या बचा, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो ये हो जाएंगे दो, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इनको भी मिटा देते हैं। बचा क्या लास्ट में, वन जो है स्मॉल टी, स्मॉल वाई, समझ गए। अब देखिए रेशियो क्या रहा है, वन रेशियो, टू रेशियो, टू रेशियो, फोर रेशियो, वन रेशियो, टू रेशियो, वन रेशियो, टू रेशियो, वन, ये आ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं 121, जैसे ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया 121 यहाँ तक। फिर 242, 242, फिर ये 121, इस तरीके से जो है लिख देते हैं याद करने के लिए, 121, 242, 121। हालांकि जीनोटाइप, जब आप जीनोटिपिक रेशियो लिखते हैं तो उसके बाद में आपको ये लिखना पड़ता है, जैसे वन कैपिटल टी, कैपिटल वाई, टू कैपिटल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। पूछता है, अगर आपको ऑप्शन में दे देता है कि जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया होगा, तो अगर दे दिया है 121, 242, 121, वो करिए, अन्यथा की स्थिति में ये जो रेशियो आया है ये अगर दिया है तो ये करिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फिनोटिपिक जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 9:3:3:1 आएगा डाई हाइब्रिड के केस में, और जीनोटिपिक रेशियो जो आएगा वो 121, 242, 121 आएगा। सीक्वेंस इधर उधर होगा, लेकिन रेशियो आपका जो है यही आएगा, 121, 242, 121, ठीक है। अब देखिए मेंडल ने ये जो मोनोहाइब्रिड या डाई हाइब्रिड जो क्रॉस बनाया कैपिटल टी, ये टालन द्वारा, तो इसको जब इन्होंने क्रॉस किया तो कैपिटल टी, स्मॉल टी आ गया, यहाँ पे F1 हाइब्रिड आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम
ये जो F1 आया है इसको कैसे जानेंगे कि ये F1 है या फिर नहीं है, या फिर इसमें जो गैमीट बन रहे हैं वो इक्वल फ्रीक्वेंसी में बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे, इसको कैसे जानेंगे? ये हम जानते हैं टेस्ट क्रॉस, ये हम जानते हैं टेस्ट क्रॉस से। तो एक होता है टेस्ट क्रॉस, दूसरा होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। बैक क्रॉस का मतलब है कि ये जो F1 आया हुआ है ये, इसको हम किसी भी पेरेंट से जब क्रॉस कराते हैं, जैसे ये हो गया टॉल डोमिनेंट और ये हो गया रिसेसिव ड्वार्फ, तो अगर किसी भी पेरेंट से कराते हैं तो ये क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस कहलाएगा। मतलब F1 को हम किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराएं तो क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम अगर इसका क्रॉस इससे कर रहे हैं कैपिटल टी और ये स्मॉल टी गैमेट बन गया, अगर इससे क्रॉस करेंगे टॉल से तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, और इसमें क्या बनेगा? इसमें तो केवल एक ही तरीके का बनेगा कैपिटल टी, तो यहाँ पे कैपिटल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। तो देखो ये 100% क्या आ जाएंगे? टॉल आ जाएंगे। 100% क्या आ जाएंगे? टॉल आ जाएंगे। मतलब बैक क्रॉस जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 100% टॉल आएगा। अब इसमें इस केस में देखिए यहाँ पे F1 क्या है? यहाँ पे गैमेट बने हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे क्या बना है? स्मॉल टी। यहाँ पे क्या बनेगा? स्मॉल टी बनेगा रिसेसिव वाले में। तो यहाँ पे बैक क्रॉस रेशियो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी, इससे जब फ्यूज करेंगे तो ये देखिए ड्वार्फ हो गया और ये हो गया टॉल, ये टॉल हो गया और ये हो गया ड्वार्फ। तो रेशियो क्या आएगा? आ गया जो है 1:1, 1 जो है टॉल एंड 1 जो है ड्वार्फ। तो अब जब हम रिसेसिव पेरेंट से जब करते हैं बैक क्रॉस, रिसेसिव पेरेंट से बैक क्रॉस कर रहे हैं तो हमको पता चल जा रहा है कि इस हाइब्रिड में स्मॉल टी है या फिर नहीं है। डोमिनेंट से करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 100% हमको टॉल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ कैपिटल टी आ जाएगा। लेकिन जब रिसेसिव पेरेंट से करेंगे तो हमको देखिए यहाँ पे ड्वार्फ भी देखने को मिल जाएगा। तो हमको ये पता चल जाएगा कि जो कैपिटल टी वाला गैमीट है वो भी सर्वाइव किया है और स्मॉल टी वाला गैमीट है वो भी सर्वाइव किया है। अगर हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कर रहे हैं और हमको ड्वार्फ प्लांट जो है टेस्ट क्रॉस या फिर बैक क्रॉस में नहीं मिल रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि स्मॉल टी वाला जो है डिग्रेड हो गया, नॉट वायबल है, या फिर इक्वल फ्रीक्वेंसी में वो नहीं बना। ये हमको फ्रीक्वेंसी क्या 1:1 मिलनी चाहिए। तो इससे हम पता कर लेते हैं कि जो गैमीट की फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल है या फिर नहीं है। तो अगर हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कर रहे हैं इस F1 का, तो एक प्रकार से बैक क्रॉस तो हुआ ही, लेकिन हम इसको स्पेशली जो है इसको हम टेस्ट क्रॉस जो है शब्द दे देते हैं, क्योंकि इससे हम वायबिलिटी ऑफ गैमीट भी टेस्ट कर सकते हैं और F1 की हेट्रोजाइगोसिटी की को भी टेस्ट कर सकते हैं, और इक्वल फ्रीक्वेंसी गैमीट्स की है या फिर नहीं है इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको जो है टेस्ट क्रॉस बोल देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी टेस्ट क्रॉस हैं वो बैक क्रॉस है, जितने भी टेस्ट क्रॉस हैं वो बैक क्रॉस है। लेकिन सभी बैक क्रॉस, जैसे ये वाला बैक क्रॉस जो है ये टेस्ट क्रॉस नहीं है। सभी जितने भी टेस्ट क्रॉस हैं वो बैक क्रॉस है, लेकिन सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया जो है मोनो हाइब्रिड के केस में जो टेस्ट क्रॉस रेशियो आएगा वो क्या आएगा भाई? ये पूछा जाता है मोनो हाइब्रिड के केस में जो टेस्ट क्रॉस रेशियो आएगा वो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस जो है आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे F1 कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, इसमें टेस्ट क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे गैमीट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे गैमीट क्या बनेगा? स्मॉल टी। ये तो ये रेशियो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब 1:1 का रेशियो आएगा टेस्ट क्रॉस रेशियो मोनो हाइब्रिड में। यही अगर डाई हाइब्रिड की बात करें, कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल टी, स्मॉल वाई, यहाँ पे क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई। गैमीट कितने बनेंगे? हमने आपको अभी बताया था कैपिटल टी कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल टी स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल टी कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल टी स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। 4 तरीके के गैमीट बन गए। अब 4 तरीके के गैमीट बन गए। रिसेसिव पेरेंट क्या है? स्मॉल टी स्मॉल वाई।
यहाँ गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल वाई, ये गैमेट बनेगा। होमोजाइगस में हमेशा एक ही तरीके का गैमेट बनता है। होमोजाइगस में हमेशा एक ही तरीके का गैमेट बनता है। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस होता क्या है ये भी समझ लीजिए। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस होता क्या है, जैसे हम कह रहे हैं हाइट, अगर टॉल हाइट है, मान लीजिए हाइट क्या है, टॉल है, तो इसके लिए कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। अगर कैपिटल टी है तो हम इसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। अगर किसी भी कैरेक्टर के लिए जो एलिल्स है वो सिमिलर है तो होमोजाइगस, एलिल्स अगर डिफरेंट है तो उसको हम हेटेरोजाइगस बोलेंगे। तो होमोजाइगस में हमेशा एक ही तरीके का गैमेट बनेगा, जैसे यहाँ बन रहा है, यहाँ पे जैसे बन रहा है। अब इस गैमेट को यहाँ पे फ्यूज कर देंगे, तो यहाँ जब फ्यूज करेंगे तो ये से फ्यूज करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बन गया। इससे फ्यूज करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल वाई, इससे फ्यूज करेंगे स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ इससे फ्यूज करेंगे स्मॉल टी स्मॉल वाई। क्या बन गया, ये देखिए क्या बन गया, टॉल येलो। ये क्या बन गया, टॉल ग्रीन। ये क्या बन गया, ड्वार्फ येलो। ये क्या बन गया, ड्वार्फ ग्रीन। तो देखिए रेशियो क्या आएगा, 1:1:1:1, ये रेशियो आएगा। तो डाई हाइब्रिड में 4:1 एंड मोनो हाइब्रिड में 2:1, इस तरीके का जो रेशियो आता है। समझ गए, ये आपका जो है हो गया क्या, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस हमने आपको बता दिया। अभी एक चीज बचती है मेंडेलियन इनहेरिटेंस से, जैसा कि हम कह रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी सॉरी, इसका कैपिटल टी का क्रॉस हम स्मॉल टी से कर रहे हैं। ये F1 आ गया। F1 में जब हम सेल्फिंग करते हैं तो F2 पॉपुलेशन जो आती है, F2 पॉपुलेशन में क्या बनता है भाई, जैसा कि हमने आपको अभी बताया, मेल और फीमेल, यहाँ पे यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बनता है। अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, 4 पॉपुलेशन बन गई, मतलब 4 जो है इंडिविजुअल्स बन गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिनोटिपिक रेशियो की अगर बात करें तो क्या आता है, 3:1, मतलब 3 टॉल आ जाएंगे और एक ड्वार्फ आ जाएगा, 3 टॉल और एक ड्वार्फ आ जाएगा। ठीक है, तो 2 तरीके के जो है टॉल और ड्वार्फ, यही तो बन रहा है, 2 तरीके बन रहे हैं। तो ये हमसे पूछा जाता है कि F2 में फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, ये इसको क्या बोलेंगे, फिनोटिपिक, जो हमको दिख रहा है बाहर से उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक, टॉल एंड ड्वार्फ। जीनोटिपिक का मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे टाल अगर है तो वो कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसको बोलेंगे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। टॉल मतलब हाइट में दिख रहा है, ड्वार्फ दिख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप बोलेंगे। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, ये 3 फिनोटिपिक जो रेशियो आया वो क्या आएगा, 3:1। तो 2 तरीके बने। तो फिनोटिपिक के लिए हम हमेशा जो है 2n यूज करेंगे, मतलब कितने फिनोटाइप बनेंगे, कितने तरीके के फिनोटाइप बनेंगे, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 2n। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस लोसाई कितने हैं, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस लोसाई कितने हैं। जैसे यहाँ पे हमने रख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे कितने हैं, एक ही है, कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कितने हो गए हेटेरोजाइगस लोसाई, 2 हो गए। तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4। जैसा कि अभी हमने डाई हाइब्रिड में देखा था, 4 तरीके के बने थे, तो फिनोटाइप 4 तरीके के बने। यहाँ पे फिनोटाइप कितने हैं, 2 तरीके के हैं। जीनोटाइप का फार्मूला क्या रहेगा, देखिए जीनोटाइप कितना है, 1 ये हो गया और 2 ये हो गया और ये 1 ये हो गया, तो 1:2:1 है। तो 3 तरीके के जीनोटाइप बने हैं, तो जीनोटाइप का फार्मूला क्या हो जाएगा, 3n। फिनोटाइप का फार्मूला 2n, जीनोटाइप का फार्मूला 3n। अब देखिए यहाँ F1 में गैमेट कितने बन रहे हैं, 2, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो गैमेट का भी फार्मूला क्या हो जाएगा, 2n। गैमेट का फार्मूला 2n, फिनोटाइप का फार्मूला 2n, जीनोटाइप का फार्मूला 3n। टोटल पॉपुलेशन कितनी बन रही है, 1 2 3 4। टोटल F2 पॉपुलेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, 4n।
n, 4 की पावर n, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे होमोजाइगोट कितने बन रहे हैं, 1 ये और 1 ये, तो टोटल होमोजाइगोट अगर पूछेगा F2 होमोजाइगोट, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। होमोजाइगोट का फार्मूला 2 की पावर n। हेट्रोजाइगोट का अगर पूछेगा तो हेट्रोजाइगोट का क्या हो जाएगा, जो टोटल पॉपुलेशन हमको पता है 4 की पावर n माइनस 2 की पावर n, तो ये हो जाएगा टोटल हेट्रोजाइगोट, और ये हो जाएगा होमोजाइगोट, फिनोटाइप और गैमीट, समझ गए। तो ये होता है फार्मूला जिससे जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे दे, जैसे यहाँ पे हमसे एक एग्जांपल दे दिया, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल डी और कैपिटल ई स्मॉल ई। अब हमसे कहते हैं कि भाई इसमें कितने तरीके के फिनोटाइप बनेंगे, जीनोटाइप बनेंगे, टोटल पॉपुलेशन क्या बनेगी, सब बताइए। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे क्या देखेंगे, हेट्रोजाइगस लोसाई कितनी है, तो एक ये हेट्रोजाइगस लोसाई, दूसरी ये हेट्रोजाइगस लोसाई और तीसरी ये हेट्रोजाइगस लोसाई। होमोजाइगोट को छोड़ देंगे, होमोजाइगोट को काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3, तो फिनोटाइप अगर टोटल हमसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3, तो 8 बनेगा भाई। फिनोटाइप टोटल कितना बनेगा, 8 बनेगा। गैमीट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। और होमोजाइगोट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। जीनोटाइप कितना बनेगा, 3 की पावर n मतलब 3 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 जो है टोटल जीनोटाइप बनेंगे। टोटल पॉपुलेशन कितनी बनेगी, 4 की पावर n मतलब 4 की पावर 3, 64 हो जाएगा। मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 64 हो जाएगा। टोटल पॉपुलेशन कितनी बनेगी, 64। अब वो टोटल अगर हम होमोजाइगोट की बात करें तो होमोजाइगोट भी कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। गैमिट भी 8 बन जाएंगे और फिनोटाइप भी 8 बन जाएंगे। अब हमसे अगर पूछे कि टोटल हेट्रोजाइगोट कितने बनेंगे, टोटल हेट्रोजाइगोट भाई जानने के लिए 64 में से 8 माइनस करते हैं, कितना बचेगा, हम जो है 56, ठीक है। तो 56 जो है क्या हो जाएंगे, हेट्रोजाइगोट हो जाएंगे, ठीक है। 56 क्या हो जाएंगे, हेट्रोजाइगोट हो जाएंगे, समझ गए। तो इस तरीके से जो है हम ये जो है समस्या सॉल्व करेंगे, इस तरीके से प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेंगे, समझ गए। ये हो गया जो है। अब देखिए हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में ऑलमोस्ट चीज़ें जो है डिस्कस की हैं। जो अगर कोई चीज़ें बच गई हैं तो उनको हम देख लेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे अगले वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।